मेरे बहुत अनन्य, हमारे वैसे तो देवर सारे विदेश में हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही देवर है जो इतने स्नेह से अधिकार से बुलाता है। और मैं बहुत प्यार से आज उन्हीं को यहाँ पे नौत रही हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास। पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार विश्वास जुड़ने का। मुझे लगता है विश्वास अभी हम भी कलाकार हैं, हम और आप कवि हैं, और हम लोग संस्कृति से रचना धर्म से जुड़े हैं, और दोनों ही बहुत वर्तमान में रहते हैं। आसपास की जो भी चीजें हैं उनसे प्रभावित भी होते हैं, प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। तो मैं चाहूंगी जिसको आज टर्म दिया गया नेपोटिज्म, कि आप अपने परिचितों को, अपने भाई भतीजों को ही आगे लेकर आए, और कोई प्रतिभाशाली भी है जान करके भी उसको पीछे धकेले। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस समय देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत सशक्त आवाज भी मानते हैं। मैं चाहूंगी विश्वास इस पर कुछ आप बोलें। ये तो तय बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, कविता के क्षेत्र में हो, हर असुरक्षित आदमी अपना मठ बनाता है। हाँ। और वो सोचता है कि इस मठ में वैचारिकी और क्रिया के नए अग्रदूत, नए देवदूत प्रवेश ना लें। और ये सदा होता है, ये वैचारिकी के खेमों में ज्यादा होता है। आज ही मुझको दक्षिण पंथ के एक बड़े विचारक, संघ के एक बड़े कार्यकर्ता का फोन आया। उन्होंने कहा हमें आपके अपने पेज पर आपका लाइव चाहिए। मैंने कहा मैं लाइव तो कर दूंगा, पर मैं जो बोलूंगा उसके वैचारिक विचलन को आप सहन और स्वीकार करने की स्थिति में हो तो मुझे बोले, क्योंकि मैं काफी जगह सहमत दिखूंगा और काफी जगह असहमत दिखूंगा। सच और ये कहेंगे, तटस्थ कवि होने के नाते मेरा अधिकार कहेंगे, हाँ सच कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल स्वीकृत करते हैं, आप आइएगा और आप बोलिएगा। तो मैंने कहा मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लड़कों के पेज पर भी बोल सकता हूँ और अखिल भारतीय शिक्षा महासंघ के शिक्षकों के बीच में भी बोल सकता हूँ, और ये दोनों एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हम उस देश में रहने वाले हैं जहां कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पयम। हर मुंडी में नई बुद्धि है और हर कुंड में नया पानी। हर गांव के कुएं का पानी नया है 5 कोस पे, 3 कोस पर। उसमें अगर आप सोचेंगे एक अमृत है और दूसरे के अमृत नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप प्यासे मर जाएंगे और फिर आप पूरे गांव की प्रजा को प्यासा मार देंगे। तो ऐसे लोग जो इंडस्ट्री में है, जैसे मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं अपने बारे में। 1990 के दशक में जब मैं कवि सम्मेलन में आया, दशक के आधे हिस्से में 91-92 में जब मैंने विधिवत ठीक से कविता पढ़नी शुरू की, तो हिंदी कवि सम्मेलन में कई घराने थे, जिनमें एक घराना था दिल्ली घराना, जिसमें हास्य के कुछ हंसोड़ टाइप के कवि थे, और लाल किले से लेकर देश के सारे कवि सम्मेलनों पर इनका अधिकार था। एक तो दिल्ली घराना था, सभी लोग दिल्ली घराने से संबद्ध थे। एक बंबई घराना था, जिसको एक मारवाड़ी कवि थे हमारे स्वर्गीय रामरिक मनहर जी, अच्छा, वो उसका संचालन करते थे। वे कवि नहीं थे, कवियों के प्रेमी थे, कविता के प्रेमी थे, पर चूंकि मारवाड़ी लोग अपना प्रतिष्ठान जमा रहे थे और उनको आनंद की जरूरत थी, तो उन्होंने हास्य कवियों को बुलाना शुरू कर दिया। और मनहर जी की जितनी समझ थी कविता को लेकर, उन्होंने ऐसे ही लोग बुलाने शुरू कर दिए, उन्हें प्रमोट करना शुरू कर दिया। तीसरा घराना था इंदौर सत्यनारायण सत्तन का, जिनके चारों तरफ मध्य भारत के कवि थे, जिनके पिता आपके क्षेत्र में थे, कलगी तुर्रा शैली के आचार्य थे। अच्छा, जो होता था ना पहले सामने गायकों का एक दूसरे से मुकाबला, जिसमें फिल्मबदी शायरी की जाती थी। हाँ, फिल्मबदी शायरी की जाती थी। उस अखाड़े के आचार्य थे उनके पिताजी। तो इन तीनों कुलों में से किसी एक कुल की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती थी, तब आप कवि सम्मेलन में जीवित रहते थे। एक बात ये पूछ रही, बीच में टोक रही हूँ, ये सब जो आपने अनुभव किया कि इतने अखाड़े थे और इस तरह का चलन था, तो क्या उम्र रही होगी जब ये सब अनुभव किया था? मैं आयु मेरी उस समय आप समझिए 17 साल की उम्र में कवि सम्मेलन में आ गया था, और चूंकि शार्प था तो 19-20 साल की उम्र तक आते आते समझ में आ गया था कि किले कौन कौन से हैं और किस किले की ताबेदारी करने पे क्या मिलेगा। किससे लाल किले का कवि सम्मेलन मिलेगा, किससे निम्बाहेड़ा का कवि सम्मेलन मिलेगा, किससे रोटरी क्लब मिलेगा, किससे विदेश यात्रा मिलेगी, सब समझ में आ गया था। पर मैंने कहा ये नहीं करना, इनमें से किसी किले की किलेदारी नहीं करनी, इसमें किसी किले की बुर्जी पर पहरा नहीं देना, इसके जो अच्छे लोग हैं उनके पैर छूने हैं। जैसे दिल्ली किले में 2 आचार्य थे, दोनों प्रमुख नहीं थे लेकिन आचार्य थे, कुलगुरु थे किले के,
दोनों राजा नहीं थे, पर दोनों द्रोणाचार्य थे। एक आचार्य नाम थे नहीं बता सकते? अल्लड़ जी का नाम? गिरी, आचार्य बड़े कवि थे, और दूसरे थे ओम प्रकाश आदित्य। दोनों अच्छा। स्वर्गीय हो चुके हैं। दोनों मेरे बड़े आदरणीय, दोनों के पैर छूना और दोनों का मेरे प्रति अद्भुत स्नेह। वाह। दोनों मुझे बहुत पसंद करते थे, पर अपने राजाओं की वजह से मुझे सार्वजनिक रूप से तारीफ नहीं करते थे। बाद में करने लगे थे, जब मैंने हाँ, अपना खुद का ही एक काम कर लिया तो बाद में कहने लगे थे अच्छा लड़का है। यही तो मैं कह रही ऐसे हूँ। ही जो बंबई के किला था, रामरिक मनर, उसके यहाँ भी कुछ बहुत अच्छे कवि थे जिनको वो बुलाते थे, वो मुझे बहुत प्रेम करते थे। तो मैंने तीनों किलों की ताबेदारी से मना कर दिया। जब मैं गाजियाबाद आया सन 2002 में राजस्थान छोड़ के, तो मैंने देखा कि किले बड़े हो चुके हैं। तो मैंने जब अपनी प्रगति प्रारंभ की, तो दुर्भाग्य देखिए कि तीनों किलों ने संयुक्त क्षमता के साथ आक्रमण किया कि ये नहीं आना हाँ, चाहिए। भारत के 25 कवियों ने कागज पे लिखकर साइन किए थे कि अगर कुमार विश्वास आपके आएगा तो हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। बताइए। जिनमें से अधिकतम इस समय मेरे साथ कविता पढ़ते हैं और मुझे बुलाते हैं, और फोन करते समय मेरे ऑफिस पैसा ज्यादा मांग लेता है, 15 लाख, 16 लाख, 12 लाख, तो कहते हैं भैया 2 लाख कम कर दे जरा, और मेरे शहर में आए तो जरा मेरी तारीफ कर देना, ये कह देना कि पुराना दोस्त हूं मैं इनका, तो मेरा भी थोड़ा बढ़ जाएगा। 2004 में, साल भर में, अब मैं जो कह रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, साल भर में मेरे 64 कवि सम्मेलन बुक होकर कैंसिल हुए थे, जिनमें मेरी बुकिंग कर दी आयोजक ने कि कुमार विश्वास को बुलाना है, और उन कवियों के कारण, उन कवियों के दबाव के कारण मुझे फोन करके कहा कि साहब आप मत आइए, इस वर्ष हम आपको नहीं बुला पाए। मुझे एक याद है, एटा का कवि सम्मेलन नगर पालिका का, शायद 6,000 रुपए पेमेंट था, तार आ गया, बुक हो गया, मुझे संचालन करना था, नाम छप गया। मैं अपने घर से गाड़ी लेकर 11 बजे निकलने वाला था। मुझे लगा 11 बजे कार लेके निकलूंगा, खुद ही कार चलाता था, और मैं पहुंच जाऊंगा 4-5 घंटे में एटा। मेरे घर पर फोन आया लैंडलाइन पर, और कहा कि चेयरमैन साहब आपसे बात करेंगे। मैंने चेयरमैन साहब से बात की, मैंने कहा भाई जी निकल ही रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी के चेयरमैन साहब थे कोई। मैंने कहा निकल ही रहा हूं। बोले भाई साहब निकल तो रहे हो आप, पर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा बताइए। बोले इस कवि सम्मेलन में जितनों के नाम छापे हैं ना भाई साहब, इन 11 कवियों में से 7 कवि आ गए हैं, और ये सातों ये कह रहे हैं कि अगर कुमार विश्वास मंच पे चढ़ा तो हम चले जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। तो भाई साहब मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, सरकारी कार्यक्रम है भाई साहब, तो मैं आपके 6,000 रुपए भेज दूंगा, आप आना मत। मैंने कहा जी मैं ब्राह्मण हूं, बिना यज्ञ कराए दक्षिणा नहीं लेता, तो इसलिए पैसे तो मैं नहीं लूंगा। ये सब अच्छे कवि हैं जो आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इनको जरूर सुनिएगा, और अगले साल या अगले कभी साल आपका ऐसा लगे तो मुझे बुलाइएगा। बोले जी मेरे को तो आपसे मैंने कहा नहीं, ये जो आए ये भी बहुत अच्छे हैं, कोई बात। मैंने अपनी गाड़ी वापस सामने खड़ी करी, घर में आया, पत्नी ने पूछा कि क्या हो गया, तो मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा कार्यक्रम कैंसिल हो गया, आयोजन मंडल में कोई दुर्घटना हो गई, क्योंकि उसको बुरा लगता, और मैं अपने घर पर रह गया। कवि सम्मेलन हुआ, बिना तेंदुलकर की टीम खेली, टीम तो लड़ी लेकिन मजा नहीं आया लोगों को। तो आयोजक ने मुझे फोन किया 4 दिन बाद, उसने कहा भाई साहब इन कवियों की ऐसी की तैसी, आप अगले साल की डेट लिख लो और अपने हिसाब से टीम बनाओ, जो आपके साथ पढ़ते हैं उन्हें लेके आओ, मैं तो सारे पैसे आपको दे दूंगा, आप बांट देना। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सोचिए, एक कवि जो साल में 100 प्रोग्राम पढ़ता है, 3-3, 4-4 हजार रुपए के हिसाब से साल भर में 4-5 लाख रुपए अतिरिक्त इकट्ठा करता है, जिस पर इस घर के कर्जे रुके हुए थे, फिर लोहार के पैसे देने हैं, बढ़ई मुस्तकीम, मुरादनगर का बढ़ई था मुस्तकीम, उससे उसने कहा था जी आप सामान ले आओ, मेरी लेबर के पैसे बाद में दे देना, उसके लेबर के पैसे देने हैं। और उन लोगों ने मेरी क्षमता प्रतिभा के कारण मिला हुआ अवसर छीन लिया अपनी असुरक्षा की वजह से। देखिए 2 बातें मैं कह रहा हूं अपने साथियों से जो सुन रहे हैं, सुन लीजिए, साधना और धैर्य, इनकी काट किसी मठाधीश के पास नहीं, क्या बात है, बिल्कुल सही किसी कहा। मठाधीश की चटाई के नीचे वो जंतर नहीं पड़ा हुआ है जो आपकी तपस्या की काट कर सके। वाह। आप अनवरत तपस्या रत रहिए, अनवरत साधना रत रहिए। मैं आज 50 की आयु में पहुंच गया हूं,
31-32 वर्ष से कविता पढ़ रहा हूं। आज की तिथि में भी 200 पेज पढ़े बिना नहीं सोता हूं, 150 पेज बिना पढ़े बिना नहीं सोता हूं। आज की डेट में भी योग वशिष्ठ पढ़ते समय अटकता हूं, मानस पढ़ते समय अटकता हूं, तो राम भद्राचार्य जी को फोन करता हूं, मुरारी बापू को फोन करता हूं, अपने पिताजी को फोन करता हूं, और तीनों के सामने विनत भाव में कहता हूं, मूर्ख हूं, समझ नहीं आ रहा है, बता दीजिए क्या करूं। वाह वाह। राम भद्राचार्य से पूछता हूं, क्यापि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गुरुयसी। गुरुजी ये रामायण में नहीं मिला, और मैं इतने दिन से बोल रहा हूं कि रामायण में, ये कहां पर है गुरुजी? तो वो हंसते हैं, फिर कहते हैं हाँ बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि रामायण में नहीं है, हम बताते हैं। फिर वो बताते हैं, फिर मैं उस प्रतिवास रामायण का, उस घट रामायण का अंक मंगाता हूं राजकमल प्रकाशन से, वाणी वालों से, कहता हूं कहाँ मिलेगी किताब, अपने ऑफिस के लोगों को दौड़ाता हूं पुस्तक लेके आओ, और इस आयु में कृतिवास रामायण पढ़ता हूं कि बांग्ला लोग राम के बारे में क्या सोचते हैं। तो भाई साधना का और तपस्या का कोई शॉर्टकट नहीं है, और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि अगर आपने साधना की है, अगर आपने तपस्या की है, तो वो आपका रास्ता रोक दे। हो सकता है आज रास्ता रोक दे, कल इतिहास का शिलालेख आपके नाम का रखा जाएगा। क्या बात है। निराला ने जूही की कली लिखी थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती में उनके विरुद्ध लेख छपा था और कहा था अश्लील कविता है। जूही की कली अकेली कविता है जिसके 50 साल पूरे होने का उत्सव मनाया भारतीयों ने। जिन लोगों ने अज्ञेय के खिलाफ लामबंदी की थी कि अज्ञेय को नोबेल पुरस्कार ना मिले, जिन लोगों ने अज्ञेय के सारे साहित्य का अनुशीलन करके अंग्रेजी में निबंध लिखा था कि अज्ञेय का साहित्य कहां से प्रभावित है और नोबेल कमेटी को भिजवाया था, वो आज अज्ञेय के 100 साल पूरे हो जाने की समिति में बैठकर, मंच पर बैठकर भाषण देते हैं कि मेरे अज्ञेय से बड़े अच्छे संबंध थे, मेरा सौभाग्य है मैं अज्ञेय जी के साथ रहा। तो अज्ञेय दिवंगत होकर भी जीत रहे हैं। तो अगर आप में साधना, अगर आप में तपस्या है, अगर आप अपने काम में पागलों के और जुनून के हद तक जुटे हुए हैं, ऐसा लड़का जब पृथ्वी छोड़ता है तो वो अकेला नहीं छोड़ता, वो अपने साथ बहुत सारे सपनों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या बंबई में बैठे हुए 100 करोड़ का कूड़ा बनाने वाले, गोबर बनाने वाले ये अधकचरे 150 लोग, बिल्कुल इनकी भारी औकात है पड़ कि गया। किसी सूरज को उगने से रोक दें? इनकी हिम्मत है कि ये रोकते हैं? इनकी सारी जो इन्होंने अपनी धोखे की टट्टियां लगाई हैं चारों तरफ, इनमें लात मारता हुआ मनोज वाजपेयी वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? इनको कुचलता हुआ पंकज त्रिपाठी वहां खड़ा है कि नहीं खड़ा है? बिल्कुल इनको गिराता हुआ नवाजुद्दीन वहां है कि नहीं है? टॉक से निकला हुआ इरफान था कि नहीं था? बिल्कुल दिल्ली से गई हुई तापसी वहां है कि नहीं है? हमारे सारे लड़के लड़कियां, इनकी छाती पे मूंग दलने के लिए अनुराग वहां पर है नहीं है? आप उससे सहमत होइए, असहमत होइए, अनुराग कश्यप से मैं भी बहुत असहमत रहता हूँ, मेरी खूब तीखी बहस उससे फोन पे होती है, आज से नहीं 2007 से चर्चा होती रहती है, लेकिन टैलेंटेड तो है ना, वो काम तो आता है ना उसे अपना। अगर एजेंडा सेटिंग करने के लिए भी वो फिल्म बनाता है या सीरियल बनाता है तो ऐसा बनाता है कि एजेंडा सेट हो जाता है। आप बनाइए, मैं दक्षिण पंथियों से कहता हूं कि बैन लगाने से कुछ नहीं होगा, आप बनाइए ना उसके टक्कर की। उन्होंने लैला बनाई, उन्होंने पाताल लोक बनाई, आप 4 बनाइए। आपके पास आज भी वही रामायण महाभारत चाणक्य, रामायण महाभारत चाणक्य। पता नहीं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, बी आर चोपड़ा, रामानंद सागर नहीं होते तो आप क्या दिखाते? मैं 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो पुरस्कार वगैरह की जो है, इसको तो ये याद करिए रामधारी सिंह दिनकर जी के समय ही से कुछ ना कुछ जिनको कहना है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन आप उस समय से ये जरूर हाँ, दिनकर जी को बोलते थे लोग कि हिंदुस्तान के आम आदमी का सम्मान पिछले कुछ वर्षों से देने की परंपरा हो गई, नहीं तो अभी तक पद्म सम्मान प्रिविलेज क्लास के पास रहता। ये बहुत अच्छी बात, मैं बहुत प्रशंसा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात जो आपने कही थी, जो हम लोग बात कर रहे थे नेपोटिज्म की और खेमेबाजी, वहां पर भी कहीं ना कहीं पे ये जो हमेशा से एक राजनीति रही है कि पुराने लोग भयभीत रहते हैं अपने मंच और अपना सिंहासन छीनने से, नए लोगों को आने देते हैं, और प्रायः एक पुरानी परंपरा को लेकर इतना आग्रह भी रहता है कि नई चीज या नया चलन या नई शैली सब जिस जमाने में, जिस युग में विकसित होती है, तो हमेशा पहले उसकी आलोचना ही होती है और उसकी जितनी प्रकार से आलोचना हो सकती है।
कविता को लेकर के, चाहे वो गीत हो, संगीत हो, नृत्य की कोई शैली हो, वो सारे कलाकारों के साथ होता है। मुझे लगता है कि किसी कोई एक्टर हो तो उसको कहते बड़ा लाउड है, ओवर ड्रामेटिक है, कवि है तो कह देंगे कि बड़ा हल्का है या बड़ा फैशन है। कोई भी कलाकार हो तो मेरे लिए जैसे कोई भी कह सकता है भाई इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो ये एक अ, कला के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर पाता, तो अलग तरह के वो प्रपंच रच करके षड्यंत्र होते हैं कि मंच न दिया जाए। और जो बात आपने कही कि नए कलाकारों तक आपने कहा कि हम लोगों के यहाँ पहुंचने का अर्थ भी परिपूर्ण है कि हमारी दृष्टि भी नवोदित ऐसी प्रतिभाओं पे जाए जो कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं मंचों के लिए। और मैं विश्वास बताना चाहूंगी आपको और आपके माध्यम से यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी इसकी बातें जानते भी होंगे कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर मुझे अवसर हुआ, क्योंकि मैं बचती हूँ इन चीजों पे, लेकिन जहाँ मुझे हुआ तो मैंने नए बहुत सारे लोगों को और खासतौर पर ऐसे की दृष्टि से सब जगह जाती हूँ। और मैं मान करती हूँ ऐसे लोगों को जो लगे हुए हैं, और लगे हुए हैं, जो लगा हुआ वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और मैं बताना चाह रही थी बीच में फेसबुक पे जुड़े थे अभी शेखर सेन, तो शेखर सेन जी की बात ले और उन्होंने लिखा था इसमें कमेंट की बहुत सार्थक चर्चा हुई। तो मुझे उनका शेखर संज्ञान भैया आया की जय हो। कि वो थिएटर के व्यक्ति हैं, वो थिएटर के व्यक्ति हैं शेखर भैया की और जय हो। एक अद्भुत सेकंड में एक कलाकार बात थे। बोलूंगा, एक बात उनके बारे में बोलूंगा, शेखर भैया के बारे में, कि लोगों को लगता है कि शेखर सेन या मालिनी अवस्थी मतलब एक दिन में आदमी बनता है, एक दिन में नहीं बनता। 2004 या 5 में एक कवि सम्मेलन था अहमदाबाद में, और मैं हाँ, अहमदाबाद कार्यक्रम करने के लिए जब सुबह उतरा तो जैसा कि वहाँ परंपरा होती थी मेरी के शाम को मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होते थे और मुख्यमंत्री दिन में मुझे बुला लेते थे, क्या कविराज को बुलाओ जरा। तो मुझे सीएम हाउस से फोन आया कि सीएम जो है वो लंच पे बुला रहे हैं। हाँ, तो मैं सीएम के पास चला गया, तो दोपहर बातचीत होने लगी, 1-2 घंटे हो गए। तो उन्होंने मुझसे कहा क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, बस रात को 8-9 बजे कार्यक्रम है, फिर आप आएंगे ही। तो बोले कि अभी एक जगह ले चलता हूँ तुमको। मैंने कहा मुझको होटल जाना, तैयार होना। बोले नहीं नहीं, एक तो मैं चीज दिखा के लाता हूँ, मैंने एक स्कूल बनाया है बच्चों का विवेकानंद जी के नाम पर, और वहां आज एक नाटक है। तो मुझे लगा कि कहाँ नाटक में जाऊंगा चीफ मिनिस्टर के साथ। बोले अरे नहीं चलो कविराज, कभी दूसरों का भी कार्यक्रम देखना चाहिए, अपना ही दिखाओगे। तो मैं उनके साथ बैठ के, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनके साथ बैठ के उन्हीं की गाड़ी में मैं चला गया। वहां मैंने पहली बार शेखर भाई साहब को देखा। उन्होंने विवेकानंद पर अपने एकालाप का सत्र किया था 2 घंटे का, जिसमें बीच में 10 मिनट का गैप था। केवल आवाजों, रोशनियों के सहारे एक अकेले आदमी का पराक्रम, इतने सारे संवाद याद रखना, उन्हें जीना और उन्हें समुच्चय के रूप में प्रस्तुत करके वो पूरा एक फिल्म खड़ी कर देना, अद्भुत कौशल का काम था। बहुत सारे लोग, कवियों को ये लगता है कि फेसबुक पे एक स्पेसिफिक प्रकार का बैनर बना लेना, या एक स्पेसिफिक प्रकार का वीडियो बना लेना, या एक स्पेसिफिक प्रकार के कपड़े पहन लेना, इस सब करने से हम कुछ और हो जाएंगे, कुमार विश्वास हो जाएंगे या कोई और हो जाएंगे। वो नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे नए गायन की तरफ प्रवृत्त बच्चों को ये लगे कि गाते समय मुग्ध भाव में मालिनी जी पान खाती हैं और 2 बार बाल पीछे करती हैं, मैं भी ऐसे करूं और ऐसा एक वीडियो डालूं तो मैं भी मालिनी वस्तु, उससे नहीं होगा। उससे हजारों हजार घंटे की साधना लगेगी। सुबह 5 बजे उठ के उसी समय का राग, उसके 2 घंटे का रियाज, उसमें अप्पा साहिब की वो सब गालियां लगी होंगी जो आपको मिली होंगी, आशीर्वाद। आपने उनका प्रेम तो बताया है, लेकिन 200% उन्होंने गालियां दी होंगी, क्योंकि उनके अंदर बनारस था। मैंने उनको सामने बैठ के सुना है, हाय नंद जी सोए गई सैया दोबारे से फिर गए। हाँ। उसमें जरा सा भी इधर उधर कोई बजाता था ना, वाह, 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 उसकी तरफ वो जिस दृष्टि से हाँ, देखती हाँ, थी, बिल्कुल बिल्कुल सही। लगता था अभी इसे जूता निकाल के भी मार देंगी वो, जिस तरह देखता। और फिर उसी राजा जैसे ही जनता की तरफ मुड़ती थी, एकदम उनके चेहरे पे एक माँ आ जाती थी, और फिर वो उसी भंगिमा से हाय नंद जी सोए गई सैया दोबारे से फिर गए। ये हंसक ध्वनि थिएटर है प्रगति मैदान में। इसमें हिंदुस्तान दैनिक टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान वाले इवेंट्स कराया करते थे, तो उसमें अंदर जाने की जो पात्रता थी हंस ध्वनि में, तो हिंदुस्तान टाइम्स का अखबार लेके जाने की योग्यता होती थी। वहां मैंने डागर बंधु, वहां मैंने पंडित भीमसेन जोशी, वहां मैंने पंडित जसराज, वहां मैंने हरिप्रसाद चौरसिया, वहां मैंने अपने शिव कुमार शर्मा जी,
और गिरिजा जी, ये मैंने सब लोग लगातार बैठ के सुने हैं। तो हम लोग मालिनी जी तानसेन नहीं है, हम लोग कानसेन है। हमको ये पता है कि सुर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, हमको पता है कि सामने वाला ब्रांडिंग के सहारे आ रहा है कि साधना के सहारे आ रहा है। तो हम आपके सार्वजनिक स्थान पर पैर छूते हैं तो इसलिए नहीं छूते कि आपको पद्मश्री मिली है, कि आप बहुत लोकप्रिय हैं। हम इसलिए छूते हैं कि हमने वो परंपरा देखी है और हमें पता है कि उस परंपरा में आपने खुद को घिसा है, आपने उसमें बरसों लगाए हैं भाई। तो जब तक आप लगाएंगे नहीं तो भैया वो नहीं चलता। बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ मैं। बहुत आभार। आप धन्यवाद। आपके सुनने वालों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।